औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर्स टॉक। मैं हूं डॉक्टर रिजवान शमाल। आई एम ए वेटनेरियन डॉक्टर। आज हम फिर एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेस्टाइटिस। जो मेस्टाइटिस है इसको हम आम लोकल ज़ुबान में कुछ लोग इसको हवाना की सोजिश, इसके अलावा कुछ इसको पाथीवा भी कहते हैं और कुछ इसको साड़ू भी कहते हैं। अब इस डिज़ीज़ को मज़ीद टॉपिक को डिटेल के साथ स्टडी करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मेस्टाइटिस क्या होता है? मेस्टाइटिस की अगर डेफिनेशन की जाए, उसकी तारीफ़ की जाए तो हम इस तरह से कर सकते हैं: इन्फ्लेमेशन ऑफ वन आर मोर क्वार्टर ऑफ ऑर्डर। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सूजन को। वन और मोर क्वार्टर से मुराद ये है कि गाय का जो हवाना होता है उसमें 4 थन या टीट होते हैं। उनमें से किसी एक की, 2 की या चारों की भी अगर सूजन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जानवर को, एनिमल को मेस्टाइटिस की डिज़ीज़ बीमारी हो चुकी है। अब अगर किसी भी जानवर में या किसी भी इंसान में अगर सूजन होती है तो उसकी कुछ अलामात हैं जो कि ज़ाहिर होती हैं सूजन की। अब उसमें 4 अलामात हैं जो कि किसी भी जगह पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन होते है, उसमें ये लाजमी तौर पे नज़र आती हैं। पहले नंबर पे आती है स्वेलिंग। स्वेलिंग कहती है सूज जाना। सूजने से यहाँ मुराद है कि किसी भी चीज़ का अपने नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा हो जाना स्वेलिंग कहलाता है, इन्फ्लेमेशन कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जब भी उस जगह को जो कि अपने नॉर्मल साइज़ से थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है उसको छूते हैं, टच करते हैं तो पेन फील, दर्द महसूस होता है। तीसरे नंबर पे अगर उस जगह को छुएं तो वो गर्म महसूस होती है बनिस्बत के बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जहां इन्फ्लेमेशन, सूजन नहीं हुई है। चौथे नंबर पे जो आता है उसको कहते हैं रेडनेस। जो जगह सूज गई होती है वो बाकी बॉडी के हिस्से से रंग में ज़्यादा सुर्ख नज़र आती है। अब सुर्ख नज़र आने की वजह ये है कि उसमें ब्लड की जो सर्कुलेशन है या ब्लड का फ़्लो जो है वो उस वोलन जगह की तरफ ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेड नज़र आती है और ब्लड ज़्यादा उस तरफ मूव कर, इस वजह से वो वार्म नज़र आती है और वहाँ पे नोसिरिसेप्टर एक्सपोज हो चुके होते हैं, इस वजह से पेन फील होती है। अब जो मेस्टाइटिस की बीमारी है ये आलमी तौर पर बहुत ही कह लें कि ख़तरनाक समझी जाती है। ख़तरनाक से यहाँ मुराद ये है कि इससे बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है हर साल एक फार्मर को। अब अगर हम एक अंदाज़े के मुताबिक अगर बताया जाए तो एक जो गाय हैं उसको एक साल में वो $200 का नुकसान कर सकती है। अगर मैं आलमी मार्केट में बात करूं तो $200 तक का वो नुकसान कर सकती है। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की तो आजकल जो डॉलर का रेट है वो 200 तक है, तो इससे आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगा लें कि वो 40,000 रुपये जो हैं वो पर ईयर, एक साल में मेस्टाइटिस की वजह से उसका दूध ज़ाया हो जाता है। इतना ज़ाया होता है कि उसकी कीमत 40,000 हो सकती है। तो इसका मतलब ये बहुत ही बड़ा लॉस है एक फार्मर के लिए। और इस तरीके से अगर हर एक गाय साल में $200 का नुकसान करेगी तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा एक फार्मर के लिए। और आलमी तौर पे भी ये वो बीमारी है जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉस की वजह बनती है पर ईयर, एक साल के अंदर। अब अगर
किसी को ये बीमारी हो जाती है एनिमल के अंदर, तो उसकी हेल्थ पे क्या क्या इशू आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे एनिमल हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। पहले नंबर पे आता है लॉस ऑफ फंक्शनल क्वार्टर। यहाँ इससे मुराद ये है कि जो हवाना नॉर्मल तौर पे दूध दे रहा था, काम कर रहा था, गाय की प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी थी, वो अपना जो काम है, जो फंक्शन है उसका, वो मुतासर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। दूसरे नंबर पे आता है लॉर्ड मिल्क प्रोडक्शन। और जो गायें अगर एक टाइम का 15 से 20 लीटर दूध दे रही थी, तो उसकी जो मिल्क की क्वांटिटी है, जो मिकदार है, वो कम हो सकती है, वो 15 लीटर 10 लीटर तक भी आ सकती है। यानी कि दूध के पैदावार में क्या आ चुकी है, कमी हो जाएगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बास कंडीशन में, स्वेयर कंडीशन अगर हो जाए तो डेथ ऑफ काउ, जो गाय है उसकी मौत वाक़या भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही कम चांस होते हैं कि जो गाय है उसकी डेथ हो जाए। अच्छा, उसके बाद अगर हम ह्यूमन हेल्थ की तरफ आएँ कि अगर गाय को मैस्टाइटिस हो चुकी है तो उसका ह्यूमन की हेल्थ पे क्या इशू आएगा जब वो ये दूध इस्तेमाल करेंगे। पहले नंबर पे ह्यूमन हेल्थ में आता है पुअर क्वालिटी मिल्क। जो आप कह सकते हैं कि जो मिल्क वो मिलेगा इंसान को बहुत ही घटिया क्वालिटी का होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, वो पीने के काबिल नहीं होगा। दूसरे नंबर पे एंटीबायोटिक रेजिड्यू इन मिल्क। और हम क्या करेंगे, जब गाय को मैस्टाइटिस साड़ू की बीमारी होती है तो हम उसको डिफरेंट मेडिसन, अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जिसमें एंटीबायोटिक्स भी आती हैं। और अगर एंटीबायोटिक्स उसको लगाई जाएगी तो जब उसका दूध दोया जाएगा, मिल्किंग की जाएगी, तो दूध के अंदर उस एंटीबायोटिक, उस दवा का असर भी आएगा। तो ये थे ह्यूमन हेल्थ इशू कि इंसान के ऊपर भी इसका साइड इफ़ेक्ट आता है कि अगर हम एक मैस्टाइटिस से बीमार गाय का दूध पी लेते हैं। उसके बाद आते हैं सब क्लिनिकल। अब ये जो बीमारी है ये दो तरीक़ों से पाई जाती है, एक होती है सब क्लिनिकल, एक होती है क्लिनिकल। सब क्लिनिकल से यहाँ मुराद ये है कि ऐसी बीमारी की ऐसी कंडीशन जो कि ज़ाहरी तौर पे अलामात उसकी नज़र नहीं आती, लेकिन जानवर के अंदर वो बीमारी पाई जाती है, अलामात ज़ाहर नहीं करवाता जानवर। अब पहले नंबर पे अगर हम बात करें कि जो सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस है, जितने भी मैस्टाइटिस के केस एक वेटनेरियन के पास या एक फार्मर को सामना करना पड़ता है, उसमें से 90 से 95% तक जो मैस्टाइटिस साड़ू के केस होते हैं वो सब क्लिनिकल होते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर हमें फार्मर को पता ही नहीं चलता कि इसको साड़ू की बीमारी हो चुकी है, उसको पता ही नहीं चलता कि दूध के कम होने की वजह क्या है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है अडर अपीयर नॉर्मल। और जो हवाना है उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं आती, तब्दीलियां नहीं आती, और वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे कि एक सेहतमंद जानवर का हवाना होता है। मिल्क अपीयर नॉर्मल। और जो दूध है वो भी बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि जैसा कि वो बिल्कुल आम दूध की तरह है, नॉर्मल जो होता है उसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आती हैं। इस वजह से इस तरह का दूध पीने से भी इंसान में इशू, हेल्थ इशू आ सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें एलिवेटेड सोमैटिक सेल काउंट। और अगर हम सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस के केस में अगर जानवर का अगर हम टेस्ट करते हैं मिल्क का, तो उसके अंदर सोमैटिक सेल काउंट जो है उसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होती है, 3 से 5 तक। ठीक है, तो ये तब होगा जब हम लैब के अंदर उसके मिल्क का टेस्ट करेंगे, अदरवाइज़ हमें पता नहीं चलेगा कि इसको जो है वो मैस्टाइटिस की बीमारी हो चुकी है।
उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जो दूध की पैदावार है वो नॉर्मल के मुकाबले में बहुत ही कम रह जाती है, बहुत ही लो हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया है कि अगर गाय जो है उसको अगर मैस्टाइटिस हो चुकी है तो मैस्टाइटिस से पहले अगर वो 20 लीटर दूध देती थी तो हो सकता है कि मैस्टाइटिस के बाद वो 15 लीटर या इससे भी कम दूध देना स्टार्ट कर दे। उसके बाद है लॉन्गर ड्यूरेशन, और बहुत ज़्यादा अरसा तक ये डिज़ीज़ जो सब क्लिनिकल रहती है। उसकी वजह ये है कि हमें अलामात ज़ाहिर नहीं होती, और अलामात जब ज़ाहिर नहीं होती तो हम समझते हैं कि जानवर जो है वो एनिमल वो क्या है, हेल्दी है, और इसका हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। इस वजह से ये ज़्यादा अरसे तक रहती है एक एनिमल के अंदर। दूसरे नंबर पे आते हैं इसकी जो दूसरी फॉर्म है वो है क्लिनिकल। अब क्लिनिकल से मुराद ये है कि बीमारी की ऐसी हालत, ऐसी कंडीशन जिसमें अलामात भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल मैस्टाइटिस। और जितने भी केसेस आते हैं, ज़ाहिरी बात है अब पहली जो थी वो 95% तक थी, तो इसमें हम कह सकते हैं ये 5 से 10% तक जो चांस होते हैं वो क्लिनिकल के होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो अडर है, जो हवाना है, वो सूज जाता है, साइज़ में काफ़ी बड़ा हो जाता है और रेड हो जाता है। जब जानवर के इस हवाने को छूते हैं, टच करते हैं तो पेन फील करता है, दर्द महसूस होती है। क्लम्प एंड क्लॉट इन द मिल्क, और बाज़ कंडीशन के अंदर अगर दूध जब धोया जाता है, मिल्किंग की जाती है, तो दूध के अंदर फुटकड़ी सी बनना स्टार्ट हो जाती हैं, और कुछ कंडीशन के अंदर हवाने में ज़ख़म हो जाने की वजह से जो टीथ कैनाल है वहाँ से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दूध के अंदर फुटकड़ियाँ बननी स्टार्ट हो जाती हैं, और बाद कंडीशन में दूध में जो खून है वो भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब क्लिनिकल की बात करें तो जो क्लिनिकल है इसमें दो आगे मज़ीद टाइप्स आती हैं। एक होती है एक्यूट टाइप और एक होती है क्रोनिक टाइप। अब जो एक्यूट टाइप है उसके अंदर जो मैस्टाइटिस है वो थोड़े अरसे के लिए रहती है, लेकिन नुकसान क्या है इसका जानवर को ज़्यादा होता है, इसको हम कहते हैं एक्यूट टाइप। अब मेजर टाइप ऑफ क्लिनिकल मैस्टाइटिस, और अगर हम दोनों में से कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादातर जो पाई जाती है क्लिनिकल टाइप उसमें आती है एक्यूट टाइप मैस्टाइटिस। इसमें बैड मिल्क यानी कि दूध ख़राब हो जाता है, उसमें से बदबू आना शुरू हो जाती है, फुड़कड़ी बननी स्टार्ट हो जाती है। दूसरे नंबर पे आते हैं लॉस ऑफ हैबिटेट। जो एनिमल होगा उसकी जो एनोरेक्सिक कंडीशन आ जाएगी, भूख लगना इसको बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। उसके बाद जानवर जो है वो डिप्रेशन में चले जाएगा, वो सही तरीके से खा नहीं पाएगा, उसकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत डाउन हो जाएगी। जो जानवर है वो एक्टिव नहीं रहेगा और किसी भी कोने में बैठ सकता है कमज़ोरी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, या फिर तन्हाई पसंद वो हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी टाइप की तरह जिसको हम कहते हैं क्रोनिक टाइप। ऐसी टाइप को कहते हैं जो कि काफ़ी अरसा तक रहती है और फिर आस्ता आस्ता एनिमल को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, लेकिन जो नुकसान होगा वो काफ़ी देर पा होता है। उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एनिमल के अंदर डिजीज़ जो है वो काफ़ी देर से ये फैल रही थी और आस्ता आस्ता वो उस सिस्टम को अफेक्ट कर रही थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें मिल्क जो है वो बैड मिल्क हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, मिल्क जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता, बदबू भी आ सकती है, फुटकड़ियाँ बन सकती हैं और बार कंडीशन में वो जो है उसके अंदर खून भी आना शुरू हो जाता है, ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें काऊ अपीयर हेल्दी, और इसमें हमें क्योंकि जो डिज़ीज़ है वो आस्ता आस्ता फैलती है और काफ़ी अर्सा तक फैलती रहती है, तो आस्ता आस्ता फैलने की वजह से जानवर में बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस, ऐसी तब्दीलियाँ नज़र नहीं आती हैं जो कि एक फार्मर, एक वेटनेरियन को बता सके कि जानवर बीमार है। तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि जानवर को कोई बीमारी नहीं है और वो सेहतमंद नज़र आना शुरू होता है। हमें फील ही नहीं होता कि वो बीमार हो चुका है या उसको किसी किस्म की बीमारी है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो मैस्टाइटिस के बारे में था, और आज के टॉपिक के अंदर हमने मैस्टाइटिस की आपको टाइप्स बताई हैं, इंट्रोडक्शन करवाया है, क्लिनिक सब क्लिनिकल में आपको डिफरेंशिएट बताया है, और इसका क्लिनिक की आगे क्या टाइप्स हैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं।
ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस बीमारी की इटियोलॉजी यानी कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, किस तरह से इसको डायग्नोज किया जाता है और किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।